Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, today we are going to discuss our chapter number 8 from our honeycomb book, and that is for class 7. So let's start with the introductory lines. Fire is both useful and dangerous. What is fire? How did we discover it? How do we control it? Do you know when the fire was invented? And who discovered it, and how it can be useful or dangerous. So I think the answers of all these questions are very well known to all of you. आप लोगों ने SST की बुक में पढ़ा है कि when it was discovered, है ना, and how can we control it, ये तो आपको पता ही है, and how is it useful and how is it dangerous, and it is also very common to all of you. So let's start with the chapter फायर फ्रेंड एंड फो. अब जो फायर है वो हमारी फ्रेंड भी बन सकती है और फो भी. फो क्या है? एनिमी. अगर तो कंट्रोल में रहे तो ये फ्रेंड है क्योंकि इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, और अगर हम इसको कंट्रोल में नहीं रखते तो एकदम एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू आर केयरलेसनेस. तो दैट मीन्स इट कैन ऑल्सो बी आर एनिमी. ये हमारी दुश्मन भी बन सकती है. So let's see how. Early man didn't know what fire was. जो अर्ली मैन था, आदि मानव था, उसे नहीं पता था कि फायर क्या है. बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज. बट उसने इस चीज़ को ज़रूर विटनेस किया होगा अर्ली मैन ने कि जो फायर है वो किस तरह से सारी चीज़ को बर्बाद कर देती है, डैमेज कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है. He must have watched the lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. और जब अर्ली मैन खुद फायर नहीं यूज़ करता था तब उसने डेफिनेटली लाइटनिंग, जैसे वो बिजली चमकती है या फिर उससे कुछ आग लग गई, एंड वॉल्केनोज जो अपने आप से इरप्ट हो जाती हैं, तो उससे कहीं आसपास कहीं आग लगती हुई जिसमें जंगलों के जंगल जो है वो जल जाते हैं. तो इस तरह की उसने फायर ज़रूर देखी होगी जो कि डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती थी, है ना. जब उसने खुद फायर का यूज़ नहीं किया था उससे पहले ही मस्ट हैव विटनेस्ड ऑल दीज थिंग्स. फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस. फायर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और एक डेंजरस थी, मतलब बहुत ज़्यादा उसको वो एनिमी की तरह ही मानता था. एंड ही वॉज फ्राइटेंड, और इसलिए वो आग से बहुत जलता था, आग से बहुत डरता था. फायर में हैव पजल्ड fire may have puzzled early man, but we now know that fire is a result of a chemical reaction. अब इस फायर से वो जो अर्ली मैन था वो तो डेफिनेटली पजल्ड ही होगा, उसको समझ नहीं आ रही होगी जब उसने फायर का यूज़ करना शुरू किया. और उसके पहले जब उसको पता था कि ये फायर जो है बहुत ही ज़्यादा एक फो की तरह काम करती है, बहुत डेंजरस है, बहुत पावरफुल है, तो ही वॉज पजल्ड कि उसको डेफिनेटली बहुत कंफ्यूज हुआ होगा कि ये फ़ायदेमंद भी है और इसके नुकसान भी है, कि डेंजरस भी है, पावरफुल भी है, और इसको कुछ काम में भी लाया जा सकता है ना. तो ही मस्ट हैव बीन वेरी पजल्ड. बट नाउ वी नो दैट फायर इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. बट आज हम लोगों को सभी को पता है कि जो फायर है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. पुराने टाइम में क्या था, अर्ली मैन ने अपने आप से आग जलती हुई, आग लगती हुई देखी थी जिससे कि डैमेज और डिस्ट्रक्शन होती थी. और अब जो है हमें पता है कि फायर क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है. और जब हम इसको हम खुद भी इसको फायर को यूज़ करते हैं, ऑल ऑफ यू नो दैट, है ना, कि हम जो LPG यूज़ करते हैं, घर पे गैस यूज़ करते हैं जिस पे हम रोटी बनाते हैं, किचन में हमारे यूज़ होती है ऑलवेज, तो ये भी इट इज़ ऑल्सो फायर. तो ये जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, इसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता, है ना. तो ये जो अर्ली मैन है ये बहुत कंफ्यूज हुआ होगा जब इसको फायर की नॉलेज हुई होगी कि फायर क्या है, क्योंकि इसने डिस्ट्रक्शन देखी थी. उसके बाद ये खुद ही जो जानवरों का जो मांस था इसको पका के खाया करता था. सो व्हेन द ऑक्सीजन इज इन द एयर, when the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. तो इस तरह से जो ऑक्सीजन है एयर में, हमारी हवा में, जो हमारे आसपास हवा है उसमें जो ऑक्सीजन है, when it combines with the carbon and hydrogen, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ जो कंबाइन करती है, फ्यूल के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन है इसके साथ वो कंबाइन करती है, तो
एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे वो एनर्जी से कुछ एनर्जी की फॉर्म में ये जो फायर है वो निकलती है। लाइक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। जब ये केमिकल रिएक्शन होता है तो एक लाइट प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ये जो एनर्जी, जिसे हम एनर्जी कहते हैं, एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी क्या होती है? हीट एंड लाइट। ठीक है, तो दैट मीन्स इस केमिकल रिएक्शन में हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है एंड दिस इज व्हाट वी कॉल फायर। तो इसे ही हम फायर कहते हैं। क्या कॉम्बिनेशन बताया है? ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल। कार्बन और हाइड्रोजन के जो कि एक फ्यूल के अंदर, फ्यूल क्या होता है? कुछ भी चीज़ जैसे केरोसिन ऑयल है या वुड है, वुड को हम जलाते हैं तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूल। तो इस तरह से किसी भी फ्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन है उसका जो कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन और कार्बन के साथ बनता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन में एक हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है और इसी हीट और लाइट को हम फायर कहते हैं। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। तो ये 3 चीज़ें जो हैं हमें फायर प्रोड्यूस करने के लिए, 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। फायर प्रोड्यूस करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। एक तो फ्यूल की ज़रूरत होती है, दूसरा ऑक्सीजन की और तीसरा हीट की। सो वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। अब फ्यूल में क्या क्या आ जाता है? वुड, कोल, कुकिंग गैस, पेट्रोल, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बट हियर वी आर गिवन दीज मच एग्जाम्पल्स। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर। और ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जो हमारे आसपास हर जगह एयर फैली हुई है वहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलती है एंड दैट्स वाई व्हेन यू ब्लो ऑन अ स्मोल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम। और इसी तरह से जैसे हम देखें, अगर हमें इस चीज़ को देखना है कि ये कहाँ ऑक्सीजन कहाँ आती है, कैसे फायर बनती है 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से। एक तो फ्यूल है, दूसरा हीट है और तीसरा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को टेस्ट करने के लिए एक एग्जांपल दी है यहाँ पे कि जब हम धीरे धीरे जलते हुए, स्मॉल्डरिंग मीन्स जो बहुत ही हल्के हल्के से पेपर जल रहा है उसके ऊपर जब ब्लो किया जाता है, जब उसको हवा दी जाती है किसी भी गत्ते के साथ, कार्डबोर्ड के साथ या किसी हैवी चीज़ के साथ, उसको फैनिंग की जाती है, फैन किया जाता है, हवा दी जाती है, तो जो आसपास ऑक्सीजन होती है हवा में तो वो इसको और जला देती है, मतलब हीट प्रोड्यूस करती है, फायर उससे जो है बर्स्ट होती है। देन इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। तो ये एकदम से इसकी फ्लेम्स आ जाती हैं, फायर एकदम से बर्स्ट करती है इसके अंदर। जो एक धीरे धीरे चलता हुआ पेपर है उसके ऊपर अगर हम ऑक्सीजन की टेस्टिंग करना चाहते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ से आई, जब इसको हवा देते हैं तो आग जल पड़ती है एकदम से। एंड द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट। और तीसरी चीज़ क्या है? हीट, मतलब प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, प्रॉपर हीट होनी चाहिए। जब तक वो हीट प्रॉपर नहीं होगी तब तक फायर नहीं चलेगी। चाहे फ्यूल भी है और ऑक्सीजन भी है, दोनों है, बट फिर भी हीट जो है वो भी नीडेड है। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स। अब फ्यूल, अब आसपास हमारे जो भी पेट्रोल पड़ा है मानो, और ऑक्सीजन है, और जैसे हमारे स्कूटर में भी पेट्रोल होता है, ठीक है, वो एक फ्यूल हो गया, ऑक्सीजन है, तो ये दोनों अपने आप से आग नहीं जलाते। दे डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन। और ना ही ऐसा होता है कि कोई भी न्यूज़पेपर या फिर एक स्टिक पड़ी हुई है, वुडन स्टिक, जिसको हम फ्यूल की तरह बोल सकते हैं, इन द ओपन, जो कि एक खुले में पड़ी है, दे वॉन्ट कैच फायर ऑन इट्स ओन। ये अपने आप से इसमें आग नहीं जलेगी जब तक हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। और जैसे मैं स्कूटर की एग्जांपल दे रही थी, तो जैसे हम किक मारते हैं या फिर सेल्फ स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर उसके एक अंदर एक चिंगारी निकलती है, तो वो चिंगारी से पेट्रोल में हल्की सी आग जलती है जिससे हमारी जो स्कूटर है वो चलती है। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। जब भी हम कहीं पे आग लगानी होती है, टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर के पीस को या फिर एक वुड को जलाने के लिए, वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर, तो हम पहले इसको हीट करते हैं। दैट मीन्स जब हम माचिस लगाते हैं, जब मैच बॉक्स की एक स्टिक जब जलाते हैं तो उसके बाद किसी पेपर के पास करते हैं तो वो पेपर जलता है। दैट मीन्स हम उसको प्रॉपर हीट दे रहे हैं। उसके बाद अगर वही माचिस की जो तीली है हमारे पास, जो स्टिक है, उसे हम वुड के पास करें तो वो टाइम लगाती है जलने में। वो क्यों टाइम लगाती है? क्योंकि उसको प्रॉपर हीट मिलेगी तभी उसके बाद वो जलेगी।
एक गत्ते को जलाना और एक कागज़ को जलाना, दोनों में डिफरेंस है ना। गत्ता जल्दी से नहीं जलता क्योंकि उसको प्रॉपर टेम्परेचर, जो उसकी प्रॉपर हीट होगी उसके बाद ही वो जल पाएगा, और कागज़ जो है वो पतला होता है और जल्दी से जल जाता है। दैट मीन्स उसका जो टेम्परेचर, उसको हीट जो है वो कम नीडेड है आग जलने के लिए। सो वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच। तो यहाँ पे सेम चीज़ आ गई कि हम इसको लाइटेड मैच, दैट मीन्स मैच स्टिक जो होती है उसको जला के हम इसको जनरली हीट देते हैं। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न। और हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, एक हीटिंग टेम्परेचर, कि कितने टेम्परेचर पे कोई भी चीज़ जलना शुरू करेगी। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और द किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। और यही जो बर्निंग पॉइंट होता है ना, किसी भी चीज़ के बर्न करने का जो टेम्परेचर होता है, कि मानो कि जैसे कागज़ बहुत जल्दी जल पड़ता है, एक गत्ता है, कार्डबोर्ड है, उसको टाइम लगेगा, और वुड जो है और भी ज़्यादा टाइम लेगी। तो इस तरह से हर चीज़ का जो बर्निंग टेम्परेचर है उसे हम बोलते हैं फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। ये हमेशा हम समटाइम्स हमने सुना है, समटाइम्स भी नहीं, हमेशा ही कहेंगे कि फायर जो है वो एक अच्छा सर्वेंट है बट एक बुरा मास्टर है। दैट मीन्स अगर तब हमारे ये कंट्रोल में है तब तक ये अच्छी है, जब हमारी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तब ये बहुत ही बुरी है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल। तो इसका मतलब यही है कि ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है जब तक कि ये हमारे कंट्रोल में है। जैसे ही हम केयरलेस हुए या आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो सब कुछ डैमेज, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रक्टेड। ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस वी यूज इट टू कुक आवर फूड, वार्म आवर होम्स इन द विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बट ऑन द अदर हैंड इफ द फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। तो इसीलिए यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है कि जब हम, ये हमारे लिए यूज़फुल है क्योंकि हम इसको कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, अपने घरों को गर्म करने के लिए विंटर्स में, एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी फायर का यूज़ किया जाता है। बट ऑन द अदर हैंड, बट इसके ऑपोजिट अगर हम देखते हैं तो इफ़ इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, ये हमारे अगर कंट्रोल से बाहर हो जाता है, फायर जो है हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है, तो इट कैन बी वेरी डेंजरस। आपने देखा होगा जैसे दिवाली के टाइम पे भी कई दुकानों में आग लग जाती है, या फिर शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है तब भी आग लग जाती है। तो व्हेन इट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है ना, तो अपने आप से कैसे ही कुछ बहुत सारा कुछ डैमेज हो जाता है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ द होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर। हर साल हज़ारों शॉप्स और होम्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं इस फायर के कारण। Vast areas of the forest are also destroyed and hundreds of the people are killed or injured। और बहुत खुले खुले बड़े बड़े एरियाज जो हैं फॉरेस्ट के, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इस फायर के कारण। क्योंकि फॉरेस्ट में तो आपको पता ही है पूरा का पूरा फ्यूल ही होता है, पूरी वुड ही तो होती है, पूरे ट्रीज होते हैं। तो अगर वहाँ एक चिंगारी लगी और आग जली तो उसके बाद फिर सब डैमेज होता है, फिर हो जाता है, तो उसको रोक पाना भी बहुत मुश्किल है। एंड हंड्रेड्स ऑफ द पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। और बहुत सारे सैकड़ों पीपल जो होते हैं इस, जैसे फॉरेस्ट में आग लगी तो आसपास जो वहाँ पर कई एनिमल्स भी रहते हैं, कई पीपल भी रहते हैं, लोग आसपास रह रहे होते हैं, दे ऑल्सो गेट इंजर्ड और किल्ड। और बहुत सारे उसमें से मर जाते हैं और कुछ जख्मी हो जाते हैं, है ना। So just as three things are needed to start a fire, there are three main ways to which a fire can be put out। तो जैसे कि 3 चीज़ों की नीड होती है फायर जलाने के लिए, तो सेम वे 3 रास्ते हैं जिनसे हम फायर को बुझा भी सकते हैं। That can with which we can put out the fire। So in each one of the three things needed for burning is take away। तो इन ईच मतलब हर एक 3 तरीकों में से हर तरीके में हम क्या करते हैं, हर एक वे में जो भी 3 चीज़ें नीडेड हैं फायर जलाने के लिए, उनमें से एक एक चीज़ को साइड कर देते हैं। जैसे तो मतलब 2 चीज़ें इकट्ठी हैं तो ठीक है, बट तीसरी चीज़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल कि हम जो फ्यूल है उसको साइड पे कर सकते हैं, कि मतलब ये ऑक्सीजन तो होती है हवा में, और दूसरा है फ्यूल, और तीसरा है हीटिंग टेम्परेचर। तो फ्यूल को हम थोड़ा अलग रख सकते हैं कि ये मतलब तीनों चीज़ें इकट्ठी ना हो। सो या फिर अगर आग जल जाती है तो फ्यूल को हटा सकते हैं। सो इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल, क्योंकि अगर फायर को फ्यूल नहीं मिलेगा तो बर्निंग भी नहीं होगी, तब आग भी जलना
बंद हो जाएगी। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। और समटाइम्स जब हम जैसे मानो कि हम गैस चला रहे हैं, कुकिंग गैस है, हम गैस यूज़ कर रहे हैं, जब तक गैस ऑन है तब तक फायर चलती है, गैस बंद कर देते हैं, दैट मीन्स हम फ्यूल को ऐड नहीं कर रहे तो गैस बंद हो जाती है ना, तो आग बंद हो जाती है। और जैसे हम मानो कोई हवन हो रहा है तो हवन में आग जलाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें घी डालते रहते हैं और जैसे घी डालना बंद करते हैं तो 1-2 मिनट में जो फायर है वो फिनिश हो जाती है। सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। और दूसरा रास्ता ये है कि अगर मानो कहीं अचानक से अपने आप से आग लग गई तो हम ऐसा कुछ करें कि जिससे ऑक्सीजन ना पहुंच सके उस एरिया में। सो नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, और दैट मीन्स जिससे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो फायर भी नहीं चलेगी, क्योंकि 3 चीज़ें हैं, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। अगर फ्यूल हटा दिया तो फायर बंद, ऑक्सीजन हटा दी तब भी फायर बुझ जाएगी। अब और इसको हम कैसे रोक सकते हैं? लाइक स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मोदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक। अब जब छोटी मोटी आग है तो उसको हम एक गीले डैम्प ब्लैंकेट मतलब गीले ब्लैंकेट के साथ या फिर एक बोरी के साथ उसको स्मोदर कर सकते हैं। स्मोदर करना मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचाने से हम रोक सकते हैं। सो दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। तो इस तरह से जब हम डैम्प ब्लैंकेट डालेंगे कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे अनवांटेड फायर लग गई है, आग लग गई है, तो उसके ऊपर हम गीला ब्लैंकेट या फिर बोरी डाल देंगे तो क्या होगा कि ऑक्सीजन वहाँ नहीं पहुँचेगी एंड वो जो आग है वो बुझ जाएगी। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। और समटाइम्स क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है इट इज़ यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, के इस फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ की जाती है। इट डजेंट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल, क्योंकि ये ऑक्सीजन को बर्निंग मटेरियल तक पहुंचने नहीं देती। जैसे कि आप मानो कि अगर कैंडल्स जल रही हैं तो कैंडल को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, फूंक मारते हैं, तो हमारे अंदर से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड भी रोकती है आग जलने को। सो द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट। और तीसरा रास्ता क्या है कि हम हीट को रिमूव कर दें, कि जो प्रॉपर टेम्परेचर है जिस पे किसी चीज़ को आग लगनी है, फ्यूल को आग पकड़नी है जिस टेम्परेचर पे, हम टेम्परेचर को, उस हीट को ही हटा दें। सो इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट। और अगर हम टेम्परेचर ही उतना कम कर देते हैं कि फ्लैश पॉइंट से नीचे ले आते हैं। लाइक फ्लैश पॉइंट क्या होता है, किंडलिंग टेम्परेचर या फिर फ्लैश पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर एक चीज़ आग पकड़ती है, मतलब उतनी की हीट है ना। अगर हम उस हीट को ही कम कर देते हैं तो फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग, तो जो हमारा फ्यूल है वो जलना बंद कर देता है। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। जैसे अभी यहाँ पे भी बताया कि हम जब बर्निंग मैच स्टिक, जो भी माचिस की स्टिक जो होती है वो चल रही होती है या फिर एक कैंडल जल रही होती है, उसको हम बुझाते हैं। कैसे करते हैं, यू ब्लो ऑन इट, हम उसके ऊपर फूक मारते हैं, है ना, फूकते हैं उसके ऊपर। तो इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम बर्निंग, ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट। तो इस तरह से एक तो ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाली एग्जांपल जो मैंने आपको दी, और दूसरा ये है कि इससे हम क्या करते हैं कि उसके जो आसपास का जो टेम्परेचर होता है, जो बहुत हीटअप हुआ होता है ना, बहुत गर्म हुआ होता है, हम उसको फूंक मार के ठंडा कर देते हैं और टेम्परेचर जो है वो फ्लैश पॉइंट से नीचे आ जाता है। तो उसके बाद वो कैंडल जो है इट गोज आउट, दैट मीन्स वो बुझ जाती है, उसकी जो आग है। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर। और समटाइम्स क्या किया जाता है, फायर के ऊपर पानी डाला जाता है। पानी डालने से भी क्या होगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा, है ना, तो हीटिंग टेम्परेचर खत्म हो जाता है उसका, तो वो फायर जो है वो बुझ जाती है। इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल, क्योंकि जो पानी है वो ठंडा होता है और वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है बर्निंग फ्यूल से एंड लोअर्स द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को कम कर देता है। द ब्लैंकेट ऑफ द वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और जो ब्लैंकेट है पानी का भीगा हुआ, जो गीला ब्लैंकेट है, इट ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वो भी ऑक्सीजन बर्निंग फ्यूल तक, बर्निंग चीज़ तक, जो भी जल रही होती है चीज़, उसकी वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचने से रोकता है। एंड ऑल्सो फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, और उसकी इस तरह से भी जो फायर है वो बुझ जाती है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर, बट एक फायर्स होती हैं जिसको हम पानी से नहीं बुझा सकते। अब वो कौन सी ऐसी फायर होती है, इफ द वाटर इज स्प्रेड ऑन टू इट
onto an oil fire, the oil will float to the top of the water and continue to burn. अब ऐसी फायर कौन सी है कि जो ऑयल के साथ लगी है. मानो कि कहीं ऑयल पड़ा है तो उस ऑयल से फायर जल गई है, तो ऑयल के ऊपर जब हम पानी डाल देंगे उस ऑयल फायर के ऊपर, तो क्या होगा कि पानी के ऊपर ऑयल जो है वो तैरने लगेगा, है ना. तो जहाँ जहाँ वो पानी जाएगा उसके ऊपर ही वो ऑयल जो है वो तैरता जाएगा और आग वहाँ तक बढ़ती जाएगी. सो हमें ऐसी गलती कभी नहीं करनी है कि अगर ऑयल से आग लगी है तो हमें उसके ऊपर पानी कभी नहीं फेंकना है. ठीक है. सो दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, क्योंकि ये बहुत डेंजरस प्रूव हो सकता है. जैसे अभी बताया कि जहाँ जहाँ पानी जाएगा पानी जल्दी से फ्लो करता है, और जहाँ जहाँ पानी जाएगा वहाँ वहाँ ये जो आग है वो फैलती जाएगी. एंड इट विल कैरी द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर. Water should also not be used on the fires caused by electrical appliances. और दूसरी चीज़ है जिसके ऊपर हमें पानी नहीं डालना चाहिए, दूसरी कौन सी ऐसी आग है जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के कारण लगी है, कुछ इलेक्ट्रिक शॉक के कारण, है ना. तो अगर उसके ऊपर हम पानी डालेंगे तो और करंट्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा और उस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, उसका लाइफ टेकिंग भी हो सकता है उस पर्सन के लिए जो उसके ऊपर पानी डाल रहा है. इवन जो आसपास जो हैं लोग जिनके ऊपर पानी वो वाला पड़ता है या जो पानी के साथ टच कर सकते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत किलिंग प्रूव हो सकता है. So the person spraying water might receive an electric shock and be killed. क्योंकि जो पर्सन है इस तरह के आग के ऊपर जब पानी डालेगा तो वो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा उसको and he would be killed, और उससे वो मर भी सकता है. A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electrical fire. और जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर होते हैं these are the best things to fight an electrical fire, जो कि किसी इलेक्ट्रिक चीज़ के कारण, इलेक्ट्रिक शॉक के कारण जो फायर लगी है उसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स आर दी बेस्ट थिंग्स. वी स्पेंड मिलियंस ऑफ द रुपीज ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स. हम कई मिलियंस रुपीज हम खर्च कर देते हैं फायर फाइट करने के साथ, टू फाइट विद द फायर. And we spend more trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control. और moreover और भी ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं जो कि इस चीज़ को कुछ नए रास्ते ढूंढने के लिए कि जिससे हम फायर को प्रिवेंट कर सकें, कि आग लगने को रोक सकें, कुछ ऐसे तरीके ढूंढने के लिए. एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, की जो हमारी जो फायर है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, उसको रोकने के लिए भी कुछ ऐसे तरीके ढूंढने के लिए इसमें भी लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं. On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. और on the whole अगर बात करते हैं तो we have learned rather well, हमने बहुत कुछ सीख लिया है कि फायर को कैसे कंट्रोल करना है एंड इसका कैसे बहुत अच्छे से यूज़ करना है अपनी एवरीडे लाइफ में, इसको फुल टू यूज़ लेना है इसका. Long ago there were no firemen, क्योंकि बहुत अगर पुराने टाइम की बात करते हैं तो कोई फायरमैन नहीं होते थे, कोई फायर ब्रिगेड नहीं होती थी. व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीबॉडी बिकेम अ फायर फाइटर. जब भी कभी किसी विलेज में, किसी गांव में, किसी घर में जब छोटे सी जगह पे कहीं आग लगती थी तो क्या होता था, एवरीबॉडी बिकेम अ फायर फाइटर. हर इंसान जो है वहाँ का जो है वो फायर फाइटर बन जाता था. एंड पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स, और लोग क्या करते थे, ह्यूमन चेन बना लेते थे. एंड अभी भी ऐसा करते हैं लोग जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है. और ये क्या करते हैं, दे पास बकेट्स ऑफ द वाटर फ्रॉम अ वेल और अ पॉन्ड. वो एक कुएं या फिर तालाब से बकेट्स ऑफ वाटर, जो पानी की बाल्टियां भरते हैं और आगे के आगे पास करते रहते हैं तो उस जगह तक जहाँ पर आग लगी होती है. Now there are the laws about building construction which ensure that space is left between the buildings to reduce the fire risk. और अब तो ऐसे लॉज बना दिए गए हैं कि जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है उन दो, जैसे मानो कि दो बिल्डिंग्स जो हैं वो एडजॉइनिंग नहीं होनी चाहिए, ना कि उनकी जो दीवार है वो कॉमन नहीं होनी चाहिए, कि वो जुड़ी नहीं होनी चाहिए, उनके बीच में कुछ स्पेस बाकी होनी चाहिए टू रिड्यूस द फायर रिस्क, इस फायर रिस्क को रिड्यूस करने के लिए. क्योंकि अगर दो बिल्डिंग्स जुड़ी होंगी तो एक बिल्डिंग में आग लगी तो दूसरी तरफ अपने आप ही वो पहुंच जाएगी. So every new building, especially a public place, must ensure observance of fire prevention norms. और यहाँ पर every new building, हर नई बिल्डिंग या फिर पब्लिक प्लेस, स्पेशली जो पब्लिक प्लेसेस हैं लाइक थिएटर्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं एंड
कुछ ऐसी जो और भी पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं उनमें तो इस चीज़ का ज़्यादातर ध्यान रखा जाता है. दे आर टू इंश्योर द ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स. जो बड़े बड़े मॉल्स हैं स्पेशली इन सारी जगहों में जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स को फॉलो किया जाए. कि मतलब जो बिल्डिंग्स हैं वो एडजॉइनिंग नहीं होनी चाहिए और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स ऑलवेज रहते हैं हर शॉप में, हर बिल्डिंग में. एंड इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है. एंड बैंड्स ऑफ द फायर फाइटिंग workers with special equipments known as fire brigades are there to put out fires. और जो बैंड्स हैं ग्रुप्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स लाइक जो फायर ब्रिगेड्स के जो मेंबर्स होते हैं, फायर ब्रिगेड्स के वर्कर्स जो होते हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है. उनको दे आर इक्विप्ड विद द special equipments known as the fire brigades are there to put out fires. और इन इवन जो बहुत ये जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं वहाँ पर भी फायर ब्रिगेड के मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है. एंड इनको विद स्पेशल इक्विपमेंट्स, जो इनके पास जो स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं इनको ट्रेन किया जाता है इन इक्विपमेंट्स को यूज़ करने के लिए जो कि फायर को एक्सटिंग्विश करने में हेल्पफुल होते हैं. फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल. इनको ये जो फायर फाइटर्स होते हैं बहुत ही हाईली ट्रेंड पीपल होते हैं. इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से फायर को कंट्रोल में लेके आना है और फायर बुझानी है कैसे. दे पोजेस मैनी स्किल्स. और बहुत सारी स्किल्स भी इनके पास होती है. दे पोजेस मैनी स्किल्स मतलब अगर आग में जैसे कूदना पड़ता है, समटाइम्स किसी की लाइफ रिस्क में होती है, तो ये जो इतना ये ट्रेंड होते हैं, इनकी जो ड्रेस होती है वो भी प्रॉपर वैसे ही बनाई जाती है कि इनको कोई हार्म ना हो. तो फिर और इनके मोरओवर इनको करेजियस बनाया जाता है कि ये कहीं भी जैसे फायर में अगर कूद के किसी की जान बचानी है तो ये लोग पीछे नहीं हटते हैं. एंड ऑल्सो और क्या स्किल्स होती हैं, दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. इनको इस चीज़ में भी ट्रेन किया जाता है कि अगर इलेक्ट्रिकल फायर है तो दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को वो पहले कट करते हैं. नॉक डाउन द डेंजरस वॉल्स. और जो लगता है कि ये डेंजरस वॉल है उसको नॉक डाउन करते हैं, गिरा देते हैं उस वॉल को. एंड स्प्रे वाटर एंड द अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल. और वाटर स्प्रे करते हैं मटेरियल, और जैसे दूसरा मटेरियल लाइक सैंड हो गया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, इन चीज़ों को स्प्रे करते हैं फायर को कंट्रोल में लाने के लिए. दे आर ऑल्सो ट्रेन्ड इन द फर्स्ट एड एंड सो दैट they can help people suffering from the burns and from the effects of smoke. Moreover, they are also given training of first aid. फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी जाती है कि ये जो अगर कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पर आग लगी है तो पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द बर्न्स एंड इफेक्ट्स ऑफ स्मोक, तो उसको कैसे रिड्यूस करना है, तो ये उन चीज़ों के लिए भी इनको ट्रेनिंग दी जाती है. द डिस्कवरी ऑफ द फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प्ड अर्ली मैन टू कॉप विद नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट द सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ. तो इस तरह से जो डिस्कवरी ऑफ फायर है, फायर की ये जो खोज हुई थी एंड इसके जो यूजेस हैं, जो इसके बेनिफिट्स हैं हमें, दे हेल्प्ड अर्ली मैन टू कॉप विद नेचर. तो इस तरह से जो अर्ली मैन था, हमारा आदि मानव था, उसको फायर की डिस्कवरी से और इसके यूजेस से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली एंड ही लर्न टू कॉप विद नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ. तो इसी तरह से फायर की डिस्कवरी जो उसने की थी सबसे पहले, जैसे 2 पत्थर को रगड़ने से आग निकली थी, और उसके बाद उसने उसकी जो लाइफ है वो बेटर होती गई एंड ही कॉप विद द नेचर बेटर. मतलब और उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला कि वो आग जलाकर सोने लगा. नहीं तो उससे पहले उसको एनिमल्स का डर होता था, हमेशा डरा रहता था, और उसने देखा कि आग से एनिमल्स डरते हैं तो वो आग जलाकर सोने लगा, तो चैन की नींद सोया. फिर उसमें जो खाना खाता था, जो एनिमल्स को वो मार के खाता था, उनके फ्लैश को पहले ऐसे ही कच्चा खाता था अपने पेट को भरने के लिए. उसके बाद उसने आग में वो जलाकर भूनकर रोस्ट करके खाना शुरू कर दिया. एंड ग्रेजुअली ही अडॉप्टेड अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ. और धीरे धीरे उसकी लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट हो गई एंड सेटल्ड मोड में उसकी जो है लाइफ जो आ गई. एंड फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और इवन आज भी फायर की वर्शिप की जाती है, आग की वर्शिप की जाती है बहुत सारे पार्ट्स में, दुनिया के बहुत सारे हिस्से में, बहुत सारी सिटीज़ में, बहुत सारी कंट्रीज़ में फायर को वर्शिप किया जाता है, पूजा जाता है. और हमारे यहाँ हिंदू धर्म में भी जैसे कहते हैं अग्निदेव,
तो वहाँ पे भी जैसे यज्ञ किया जाता है तो अग्नि जलाई जाती है, तो दैट मीन्स अग्नि को पूजा जाता है. फायर इज इंडीड अ फ्रेंड बट एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल. फायर जो है वो बहुत रियलिटी में एक फ्रेंड है, बट एज वी नो इट कैन बी डेंजरस, बट ये एक शत्रु भी बन सकती है इफ इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल. अगर ये हमारे कंट्रोल से बाहर आ जाए तो इट कैन बी वेरी डेंजरस एनिमी. सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर, जिसमें कि हमने फायर के बारे में पढ़ा कि किस तरह से इसको जलाया जा सकता है, किस तरह से एक्सटिंग्विश किया जा सकता है, कौन से ऐसे तरीके हैं कि फायर को रोका जाए, अनवांटेड फायर को स्पेशली, और किस तरह से हम आग को जला सकते हैं. So with this, I hope you have understood it well. Thank you. Have a nice day.